तो बच्चों पढ़ रहे हैं अपन सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बच्चों इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों अभी तक अपन ने जो भी शेप ली थी वो यूनिफॉर्म शेप थी, उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म था। तो अपन ने क्या सीखा कि जब यूनिफॉर्म शेप हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। पर बच्चों इस बार अगर शेप यूनिफॉर्म नहीं हुई और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वही इस टॉपिक का मेन काम है। तो बच्चों अपने को वही सीखना है कैसे सेंटर ऑफ मास निकालें। तो बच्चों अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर शेप यूनिफॉर्म नहीं है या मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। एलिमेंट का मतलब छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। उस पूरी बॉडी में कहीं पर भी एक पार्टिकल कंसीडर करिए। तो बच्चों उस पार्टिकल का अपन ने जो छोटा सा मास था उसको नाम दिया डीएम। तो डीएम यहां पर लोकेट कर दिया। अब ये ओरिजिन से कितना दूर है उसको अपन मान लेते हैं आर वेक्टर। तो सर अगर इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया अपना आर हो गया, तो ये आर वेक्टर हो गया और ये डीएम दूर है, डीएम इसका मास हो गया। तो बच्चों इसका पार्टिकल का अगर मैं मोमेंट लिखूं, अकेला एक पार्टिकल का मोमेंट, तो मास मोमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डीएम इनटू वेक्टर आर। बिल्कुल सर, तो डीएम इनटू आर वेक्टर। तो बच्चों ये एक पार्टिकल का मास मोमेंट आ गया। पर मुझे मालूम है कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना होता है तो वहां मुझे समीशन ऑफ मास मोमेंट ऑल द पार्टिकल्स का चाहिए होता है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं सारे पार्टिकल्स का मास मोमेंट का समीशन चाहिए। तो बच्चों अपने पास फॉर्मूला क्या था, पहले अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। अपने पास फॉर्मूला था वहां पर आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई। बच्चों ये जो आई वर्ड लिख रहा हूं, ये आई का मतलब इतना सा है कि इसकी कोई लिमिट होती है कि अपने को 1 से लेकर 2 पार्टिकल्स तक या 1 से n पार्टिकल्स तक। इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स कितने वो डिफाइन होते थे। इसका मतलब पार्टिकल जो भी होते थे वो कैलकुलेटेड फॉर्म में होते थे, काउंटेबल होते थे। तो इसका 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो जब भी पार्टिकल्स काउंटेबल हो या डिफाइंड हो, उस केस में अपन समीशन वर्ड यूज कर लेते हैं। अब बच्चों समीशन का मतलब क्या है, इन सारे मोमेंट्स को ऐड करना, और नीचे वाले समीशन का मतलब है सारे मास को ऐड करना, तो ताकि टोटल मास बन जाए। और बच्चों अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनफाइनाइट है, या फिर आप कह सकते हो डीएम डीएम ऐसा करते बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन सबका समीशन करना तो बहुत टफ हो जाएगा। तो समीशन अपन ये या यूज करके अपन एक ऐसी चीज करें जो भी समीशन की तरह ही होती है, पर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काम दैट इज इंटीग्रेशन। इसका मतलब सर अपन यहाँ पर इस समीशन की जगह पर यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और इस समीशन की जगह यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या हुआ कि आपने एक मास मोमेंट कैलकुलेट करा, सिमिलरली आपने सारे पार्टिकल्स के मास मोमेंट कैलकुलेट करे और सबको जब ज्वाइन कर दिया, उसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दैट मास मोमेंट। तो बच्चों अपन यहाँ पे ये लिख रहे हैं एक पार्टिकल का मास मोमेंट, और इंटीग्रेशन का मतलब हो गया सारे पार्टिकल्स के मास मोमेंट को जोड़ दिया अपॉन एक पार्टिकल का मास, और इंटीग्रेशन मतलब सारे पार्टिकल के मास को जोड़ दिया तो टोटल मास बन गया। तो बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्या हो गया, कैपिटल एम, इसलिए 1/m आ गया। और बच्चों जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो एज इट इज यहाँ पर आ, बिल्कुल सही। बच्चों इससे तो अपने को मिल गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। पर अगर मैं बात करता कि सर मुझे कोई कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जैसे मैंने पहले कहा था वैसी की वैसी बात कर रहे हैं। तो बच्चों उसमें समीशन की जगह क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। तो 1/M जैसा यहाँ पर है, m इज टोटल मास। बच्चों को टोटल मास गिवन ना हो तो आप उसको कैपिटल M मत लिखना, इसको सॉल्व करना, आपको टोटल मास मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल जो आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा इनटू डीएम, तो क्या ये उस एक एलिमेंट का मोमेंट हो गया, मास मोमेंट हो गया। सिमिलरली y एक्सिस पे होंगे तो y एक्सिस का मास मोमेंट हो गया, ये z एक्सिस से मास मोमेंट हो गया। इसका मतलब आपको एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है, उसका मास मोमेंट लेना है, इंटीग्रेशन करना है अपॉन टोटल मास करना है। उससे आपको क्या मिल जाएगा, उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स सर ने अब आपको ये चीज बताई कि इसको हमें कब यूज करना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं, या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन फॉर्मूलों को हमें एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है। तो बच्चों एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, ताकि ये चीज अपने को पहले से पता है तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। इमेजिन कीजिए बच्चों, एक एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की रॉड है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने जो बोला यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली रॉड है। और याद है आपको, जब हम लोग रॉड की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं और सिर्फ इसकी लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, वैसे तो अपने को पता है कि अगर इसकी लेंथ में L कंसीडर कर लूं, इसका मास में कैपिटल M कंसीडर कर लूं, तो जल्दी से सोचिए आंसर क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सर।
पर इस बार बच्चों मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व ना करते हुए इंटीग्रेशन जैसा अभी सर ने आपको बताया उसकी हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं। बच्चों सोच के देखिए, ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, तो इसके या अगर मैं कंसीडर करूं कि मैंने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर बिछा दिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा एक्स। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे लगा देता तो सेंटर ऑफ मास का एक ही कोऑर्डिनेट होता वाई। अगर मैं इसको जेड एक्सिस पे लगा देता तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता, दैट इज जेड। तो अपन ने फिलहाल इसको एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है। और एक्स कोऑर्डिनेट जब हम लोग सेंटर ऑफ मास का ढूंढेंगे तो बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m। इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। अगर y पे ढूंढ रहे होते तो dy अपॉन dm, और अगर z पे ढूंढ रहे होते तो dmz अपॉन dm। अब इसको यूज कैसे करें बच्चों, उस पर बात करें, जैसा सर ने आपको सिखाया। बच्चों स्टेप वाइज मैं बोल रहा हूं, स्टेप्स को ध्यान से सुनना, चाहे तो आप उनको नोट भी करें जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 1, इस रॉड में कहीं भी आप एक ओरिजिन सिलेक्ट कर लें। इस रॉड में कहीं भी आप एक ओरिजिन सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होती है, उसकी लोकेशन हमेशा फिक्स्ड है। हाँ, ओरिजिन अलग अलग लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आएंगे, पर लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं भी मान लो मैंने इस समय क्या किया कि इसका एक एंड को मानकर चलिए यहां पर अपना ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एंड, एंड दिस पॉइंट इज सिलेक्टेड एज 0,0। बिल्कुल ओरिजिन है। स्टेप नंबर 1 ओरिजिन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होती है कि अगर आप ओरिजिन सिलेक्ट कर चुके हो तो स्टेप नंबर 2 कि अब आप इस ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए। आप इस ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए, लाइक दिस। बच्चों अगर मैं यहां पर x डिस्टेंस आगे जाके एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करूं, ये वाला, ये छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया, इस छोटे से एलिमेंट की जो विड्थ है वो मैंने मान ली dx, और विड्थ बहुत कम है तो उसका मास भी बहुत छोटा सा होगा, जिसको मैंने क्या मान लिया, dm। अब बच्चों हो सकता है कि आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आए कि सर आपने ये जो एलिमेंट सिलेक्ट किया वो x डिस्टेंस दूर जाके क्यों किया। तो बच्चों याद है अपन इसका क्या निकालने वाले हैं, एलिमेंट का मास मोमेंट। और मास मोमेंट में क्या होता है, m इंटू वेक्टर r। अब यहां पे इसके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट है तो r की जगह अपन क्या लिखेंगे, x। तो मास मोमेंट में m इंटू एक्स लिखना है, तो m तो आ गया dm की वैल्यू के बराबर, तो कुछ ना कुछ r भी तो चाहिए, और r का रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे, x। तो ये बन जाएगा मास मोमेंट mx, और m की वैल्यू कितनी हो गई, dm। ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में ओरिजिन सिलेक्ट किया, स्टेप नंबर 2 में एलिमेंट सिलेक्ट किया, और उसी में इस एलिमेंट का मास निकाल दीजिए। क्या सर यूनिटरी मेथड लगा दें? बिल्कुल सर, यूनिटरी मेथड। हाँ, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो L लेंथ का मास m है तो यूनिट का कितना होगा, m बाय l, और dx लेंथ का कितना होगा, m बाय l इंटू dx, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, dm की। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास पहली स्टेप, ओरिजिन सिलेक्ट किया, स्टेप नंबर 2 एलिमेंट सिलेक्ट किया, स्टेप नंबर 3 में उसका मास निकाल लिया, स्टेप नंबर 4 इसमें वैल्यू प्लेस कर दो। बिल्कुल सर। इसमें जब वैल्यू प्लेस करेंगे बच्चों तो नोटिस कीजिए dm की वैल्यू लिखी हुई है m बाय l इंटू dx इंटू x, एंड सिमिलरली बच्चों dm की वैल्यू हम लोग यहां भी प्लेस कर लेते हैं एज m बाय l इंटू dx। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये तो हम लोगों ने लिख दिया dm और dm की वैल्यूज इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। क्या बच्चों इस रॉड के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है या इनफाइनाइट एलिमेंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और सर अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं? 0 से l लेंथ। बिल्कुल, यहां से लेकर यहां तक वो सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या बच्चों ये एक एलिमेंट का मास मोमेंट है? ऐसे कितने सारे? बहुत सारे। कहां से कहां तक? 0 से l तक। तो क्यों ना अब हम लोग यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दें, सो दैट हमको वो सारे मास मोमेंट कंसीडर हो जाएंगे कि सारे मास मोमेंट 0 से l के अंदर इंक्लूडेड है। अब बच्चों सिर्फ छोटा सा काम रह गया है, इसको इंटीग्रेट करना। बच्चों m बाय l और m बाय l कैंसिल कर दें, कांस्टेंट करके बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया। अब ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x dx, x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l अपॉन। बच्चों यहाँ पे 1 कंसीडर किया जा सकता है, 1 का x के रिस्पेक्ट में x, और लिमिट अगेन क्या हो गई, 0 टू l। बच्चों सॉल्व कर लीजिए। लोअर लिमिट 0 है, इसको डायरेक्टली अपन 0 कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते, सिर्फ अपर लिमिट प्लेस कर देते हैं। तो अपर लिमिट प्लेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 2 एंड ये क्या होगा, l। तो बच्चों xcm इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 2 इंटू l। आंसर आ गया l बाय 2 एज एक्सपेक्टेड। बच्चों पहली बात हो गई थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, और वही अपना आंसर भी आया है। सर यहाँ पर बच्चों को कभी का डाउट आ जाता है, जैसे आपने स्टार्टिंग बोला था कि ओरिजिन अपन कहीं पर भी मान सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर आपने तो मान लिया इसको एक एंड पे मान लिया,
तो सपोज सर बच्चों के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर ओरिजिन में यहाँ मान लेता या फिर उसके सेंटर में मान लेता तो क्या कुछ चेंजेस करने पड़ते सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल सर। देखिए बच्चों, सर ने एक बहुत अच्छा डाउट रखा है, जनरली बच्चों का ये डाउट होता भी है। सोच के देखिए बच्चों, अगर ये ओरिजिन मैंने यहां ना मानते हुए अगर मैंने ओरिजिन ऐसा कंसीडर कर लिया होता यहाँ पे, इसको मैंने ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया होता, तो अब बताइए कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता वो कहाँ होता? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो जो लिमिट होती वो 0 से L नहीं होती, क्या बोलते हैं फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन 0 से -L में, तो लिमिट होती 0 से -L और आंसर आया होता -L/2। क्या फर्क पड़ता है? -L/2 तो आएगा, वो क्यों बताएगा कि ओरिजिन के बैक साइड है, पर है तो अब भी बीचों बीच। और दूसरा क्वेश्चन सर ने रखा बच्चों कि अगर हम लोग ओरिजिन को सिलेक्ट करते यहां पे बीचों बीच, तो बच्चों आपको पता है ना कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे ही है और उसी को अपन ने ओरिजिन मान लिया। तो अब हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिमिट क्या लगाएंगे कि इस ओरिजिन से आधा मास तो लेफ्ट साइड है यानी कि -L/2 में और आधा यहां पर है यानी कि +L/2 में। तो लिमिट क्या लगाते? -L/2 से +L/2 और आंसर आया होता 0। क्यों आया होता 0? क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन कहीं भी मानो, लोकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली चेंज होंगे। थैंक यू सर। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास वेयर x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड एंड लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ बात आपको ध्यान दी, लीनियर डेंसिटी याद करो, लीनियर मास डेंसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था m/L। बिल्कुल सर। इसका मतलब m/L इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। बच्चों इस लैम्डा के लिए आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x। अब बच्चों इसको कैसे यूज करें उसके लिए वापस अपन सर के जो पहला वाला एग्जांपल था उसको यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर ने इस पहले एग्जांपल में क्या कंसीडर करा उसी को मैं मार्क कर रहा हूं। क्या सर ने लिखा dm इज इक्वल टू m/L dx। तो बच्चों क्यों ना इस dm को अपन ऐसा और लिख दे, ये जो m/L है क्या यही तो लैम्डा होता है, तो सर इसको लिख सकता हूं मैं लैम्डा इनटू dx। बिल्कुल सर। और सर आपने जो यहाँ पर माना है वो वैसे ही एक एंड से माना है, तो x डिस्टेंस इज ऑलरेडी फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। तो बच्चों क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि अपने को जो x डिस्टेंस लेना है वो किसी भी एक एंड से लेना है। तो सर ने वही कंसीडर करते हुए x डिस्टेंस मान लिया और x डिस्टेंस टू एक एलिमेंट है दैट इज dm। तो बच्चों डायग्राम में यही वापस यूज कर रहा हूं और अब कैसे उसको यूज करूंगा ध्यान दीजिएगा। बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ये क्या आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट x। अब बच्चों यहां पर वापस मैं वही लिख रहा हूं कि dm which is equals to lambda dx जो अपने पहले देखा which is equal to lambda not x dx। तो बच्चों ये पास dm की वैल्यू आ गई और वहीं पर जो रॉड सर ने पहले माना था x एक्सिस पर, तो भी उसको x एक्सिस से मान रहा हूं और x एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखूंगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx या x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब बच्चों मैंने दिया x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब बच्चों dm की वैल्यू पुट कर देते हैं। dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट x dx। तो बच्चों यहां पर जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो x लैम्डा नॉट x, तो क्या ये x दो बार हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर लैम्डा नॉट dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वापस dm की वैल्यू लैम्डा नॉट x dx, लैम्डा नॉट x dx। अब बच्चों जैसा सर ने पहले यूज किया था, रॉड की लेंथ कहां से कहां तक काउंट हो रही थी, क्या ओरिजिन से लेके L लेंथ तक थी, इसका सारे पार्टिकल्स इसके बीच में ही थे। तो वापस लिमिट क्या पुट करें, 0 से L। तो वापस बेटा लिमिट पुट कर देता हूं 0 से L एंड 0 से L। बच्चों लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, दोनों में बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसको बच्चों यहां पर ही कैंसिल आउट कर रहा हूं। बच्चों यहां बन गया x स्क्वायर dx, यहां बन गया x dx। पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऊपर इंटीग्रेशन करने पे आएगा x क्यूब बाय 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू L एंड नीचे बचेगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम अगेन 0 टू L। तो बच्चों यहां पर आप लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट L है तो यहां पर बन जाएगा L क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही रहेगा अपॉन L स्क्वायर बाय 2। बच्चों L स्क्वायर से यहां पर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पर एक L बच जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे आएगा तो बच जाएगा 2L अपॉन 3। तो बच्चों यहां पे जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो एग्जैक्टली रॉड के सेंटर पे नहीं आ रहा। तो बच्चों याद करो क्यों नहीं आ रहा होगा, बिकॉज यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक साथ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो रॉड है तो ध्यान दीजिएगा इसकी डेंसिटी
x के साथ बढ़ रही है, क्या x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर x बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो आगे जाते जाते मास भी बढ़ता जाएगा। और अपने को एक बात सीखी हुई है, मैसिव पार्ट के साइड ही सेंटर ऑफ मास होता है, तो इस बार सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से दूर की साइड है, मतलब 2L/3 पर है। इसका हैवी पार्ट के पास में है। तो बच्चों ये बात कभी मत कहना ऐसा कि रॉड का सेंटर ऑफ मास हमेशा मिड पॉइंट पे होता है। चेक करना रॉड कैसी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है या नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की। यूनिफॉर्म की होगी तभी वो बिल्कुल मिड में होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L। बच्चों अगेन यहां पर हमको लीनियर डेंसिटी की बात की गई है, जैसा सर ने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया। लेंथ L, अब भी लेंथ हमें L दी है और वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस bx। बच्चों पिछले केस में लैम्डा नॉट x था, इस बार a प्लस bx है, मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हमको एक डाटा चेंज करके दे दिया है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। तो बच्चों अगेन एक एंड हम लोगों ने सिचुएशन कंसीडर की है, तो बच्चों अब डायरेक्टली हम लोग इसी इक्वेशन पर बात करते हैं, बस dm की वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। बच्चों dm की वैल्यू क्या थी? लैम्डा dx। तो बच्चों इसी को हम लोग अब यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों यहां से हम लोगों ने dm की वैल्यू लिखी, दैट इज लैम्डा dx। बच्चों लैम्डा की वैल्यू ऑब्जर्व कीजिए कितनी लिखी हुई है? a प्लस bx इंटू dx। तो बच्चों अब हम लोग लगातार एक जैसा डिस्कशन कर रहे हैं, बस क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज की है, तो अब डायरेक्टली हम लोग XCM लगा देते हैं और XCM अप्लाई कर देते हैं। क्या लिखा था हम लोगों ने? इंटीग्रेशन ऑफ dmx, और सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm। बिल्कुल। तो बच्चों अब क्या करना होता है? हमें इस dm की वैल्यू निकालनी होती है, और वैल्यू निकाल रखी है हम लोगों ने ऑलरेडी, तो इसको प्लेस कर दीजिए। a प्लस bx इंटू dx इंटू x, ये x अलग से है, और यहां पर भी है बच्चों a प्लस bx इंटू dx। अब बच्चों ये तो एक एलिमेंट की बात होती है, अब हम लोगों को पता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उन सबको ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर क्या लगा देते हैं? लिमिट्स। तो एक एंड से हमें कैलकुलेट करना है, तो लिमिट वापस से क्या हो जाएगी? 0 से L। बच्चों हमको पता है कि इसको सॉल्व करना एक बहुत बड़ा टास्क अब हमारे पास नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें इसको क्या करना है? इंटीग्रेट। बिल्कुल। तो बच्चों पहले क्या ऊपर x को सिंप्लीफाई कर लें? बिल्कुल सर। x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास ax प्लस bx स्क्वायर dx, और लिमिट हो जाएगी 0 से L, एंड सिमिलरली ये हो जाएगा अपने पास a dx। अलग अलग कर दें, एक साथ ही लिख देते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस bx इंटू dx, और लिमिट हो गई 0 से L। सो बच्चों इंटीग्रेट करते हैं इसको, आइए हम लोग सॉल्व करें इसे। इंटीग्रेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, a कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा XCM इज इक्वल टू a x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 0 से L। बच्चों x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में x क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा बच्चों b x क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई 0 से L। अब बारी है डिनोमिनेटर की। बच्चों a का x के रिस्पेक्ट में ax, और लिमिट हो गई 0 से L। ax लिमिट हो गई 0 से L, एंड सिमिलरली बच्चों x का x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया b x स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से L। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस हमें लिमिट प्लेस करनी है। बच्चों लोअर लिमिट हर केस में 0 है, तो उसको हम लोग कंसीडर ना करते हुए सिर्फ अपर लिमिट प्लेस कर रहे हैं। बच्चों अपर लिमिट रखिए, क्या हो जाएगा? ये a l स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा b l क्यूब बाई 3, प्लस ये कितना हो जाएगा? a l प्लस b l स्क्वायर बाई 2। क्या लगता है बच्चों, ऊपर और नीचे से L कॉमन आ रहा है? L कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर सिर्फ हाँ LCM भी ले लेंगे, और सिर्फ एक L यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो पहले तो एक L से L कैंसिल कर दें। बच्चों एक L, यहाँ पे एक L कैंसिल होगा, 2 बचेंगे, और यहाँ पर भी एक L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक L बचेगा। और बच्चों LCM यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है? 6। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो XCM इज इक्वल टू, बच्चों LCM आ गया 6, तो ये कितना होगा? 3AL प्लस ये कितना होगा? 2BL स्क्वायर अपॉन। बच्चों यहां पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, बिल्कुल, तो 2a प्लस bl, बिल्कुल सर, अपॉन 2। बच्चों इसको इधर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, बट सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, 3al 6 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 3al प्लस 2bl स्क्वायर अपॉन
अब बचेगा हमारे पास 6 नीचे है तो ये हो जाएगा 2a प्लस bl। बच्चों कैंसिल हो रहा है 2 से ये 3 टाइम्स, तो अपना आंसर आ गया 3al प्लस 2bl स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 6a प्लस 3bl। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और बच्चों अगर हमें कुछ और भी सिचुएशंस इसमें मॉडिफाई करनी पड़ी तो वो ऑप्शंस देख के हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों नेक्स्ट अपन पार्ट पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज। बच्चों ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने कुछ डायरेक्टली डेटा लिए हैं। हालांकि इनको सॉल्व करने का तरीका वही इंटीग्रेशन मेथड है, पर हर बार आपको इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो आपको ये सारे डेटा याद रखने होंगे। और यहाँ पर जो भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है और जो शेप है वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला केस सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो बच्चों की रिंग है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, RCM दूर है। अगर इसका RCM दूर है इस पॉइंट से, तो RCM की वैल्यू हो गई 2r/π, वेयर r इज रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर हाफ रिंग। और बच्चों ये 2r/π को आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2r/π। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसी तरह से दूसरा रिजल्ट जो सामने लिखा हुआ है वो है सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। बच्चों सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर हमको दी है, मान लीजिए एक डिस्क है उसको आधा काट दिया है, और क्वेश्चन में बोला गया कि यहां से इसके सेंटर ऑफ मास का ये जो पर्टिकुलर सेपरेशन है वो बताइए कितना होता है। तो इस सेपरेशन की वैल्यू होती है बच्चों 4r/3π। सिमिलरली बच्चों थर्ड पॉइंट है हेमीस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। बच्चों शेल का मतलब होता है जो अंदर से खोखली होती है, जैसे अपनी टेनिस बॉल होती है, अंदर से कुछ नहीं होता, उसको आधा काट दिया तो हेमीस्फेरिकल शेल बन गया। डेफिनेटली। तो इस पॉइंट से अंदर बच्चों, ये अंदर की साइड है, जो आर डिस्टेंस RCM है उसकी वैल्यू होगी r/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट हेमीस्फेरिकल शेल। बिल्कुल। तो सर आपने टेनिस बॉल बोला, मैं कॉर्क की बॉल ले लेता हूं। Exactly. तो सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर। बच्चों तो अब ये हमारे पास सॉलिड हेमीस्फीयर है, तो जैसे यहाँ पे टेनिस बॉल थी उसको हमने हाफ कट कर दिया था तो अंदर से कैसी थी, हॉलो। अब हमारे पास अगर कॉर्क की बॉल है और उसको हाफ हम लोग कट कर दें तो कुछ ऐसा शेप हमारे सामने आएगा, और इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहाँ से अगर निकालें तो कितनी होती है, 3r/8। नेक्स्ट बच्चों है हॉलो कोन, मतलब इसके अंदर भी आइसक्रीम फिल नहीं है, तो ये हॉलो है, और हॉलो कोन को अपन ने इन्वर्टेड पकड़ लिया, तो इसके बेस के सेंटर से ऊपर तक जो डिस्टेंस है RCM, इसकी वैल्यू होगी इस टोटल हाइट की 1/3, मतलब h/3। बिल्कुल। अब बच्चों आइसक्रीम फिल कर देते हैं, और आइसक्रीम फिल करने के बाद ये क्या बन जाएगा, सॉलिड कोन। और सॉलिड कोन के बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो पर्टिकुलर लेंथ है सेंटर ऑफ मास की, अगर ये टोटल हाइट h है तो ये कितनी होगी, h/4। अब बच्चों नेक्स्ट है सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। बच्चों ये आर्क वर्ड लिखा है, मतलब ये आर्क की लेंथ कुछ भी हो सकती है, एंगल सेंटर से कुछ भी सबटेंड हो सकता है। इससे पहले अपन ने जो डिस्कस किया था वो सेमी सर्कुलर रिंग थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों में अंतर क्या, वो समझना ध्यान से। बच्चों यहाँ पर इस केस के अंदर अपन ने सेंटर से इसका जो एंगल लिया वो 2θ लिया, ध्यान रखना 2θ लिया है। अगर सेंटर से एंगल 2θ है और इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस RCM है, तो RCM का फॉर्मूला होता है कैपिटल R sin थीटा, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ दैट रिंग और रेडियस ऑफ दैट आर्क, कैपिटल R sin थीटा अपॉन थीटा, जहां पर थीटा रेडियन में ही होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर फटाफट एक बात प्रूव कर देता हूँ कि अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं। सपोज अगर सेमी सर्कुलर रिंग होती तो सोच के बताइए ये 2θ की वैल्यू क्या पाई होती? बिल्कुल होती सर। इसका मैं लिख सकता हूँ 2θ इक्वल्स टू पाई, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अब बच्चों π/2 यहाँ रख दो, जैसे मैं यहाँ रखूंगा ये हो जाएगा r sin π/2 अपॉन π/2। बच्चों sin π/2 तो गया 1 बिकॉज sin 91 होता है, और ये 2 पर आएगा तो आंसर वापस वही आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। इसका ये सेम आंसर आ रहा है जो सेमी सर्कुलर रिंग का अपन ने पढ़ा था। इसका मतलब चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो या 3/4 रिंग हो या फिर कैसे भी आके हो, बस आपको एंगल मालूम होना चाहिए, आप उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। एंड सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग ऑब्जर्व करें सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर, मानकर चलिए बच्चों हम लोगों ने एक डिस्क पढ़ी थी अभी अभी और डिस्क के लिए कैलकुलेशन किया था, और डिस्क हम लोग जानते हैं बच्चों कैसी थी, सॉलिड। बिल्कुल। अब हम लोगों को डिस्क का एक छोटा सा इस तरह से एक फॉर्म बना कर दे दिया, पिज्जा जैसा। हम पिज्जा जैसा सर। तो यहाँ पर अगर एक इस छोटी सी आर्क की फॉर्म में हम लोगों को ये दे दिया गया है, कह सकते हैं एक सर्कुलर प्लेट का कोई छोटा सा पार्ट है, सेक्टर हमको जैसा लिख कर दिया है। तो बच्चों जैसा सर ने आपको बताया कि सेंटर से ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क अगर हम लोग निकालें ये वाला पर्टिकुलर ये पॉइंट, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2θ। और बच्चों अगर ये पूरी डिस्क होती तो ये सेंटर से कितना एंगल सबटेंड करता, 2θ इज इक्वल टू पाई। तो वही अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालते कितना होता, π/2।
तो बच्चों अगर हम लोग इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो कितनी आती है 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू बच्चों किस में लेनी है, रेडियन में। तो अगेन अगर हम लोग क्रॉस चेक करें इस थीटा की वैल्यू प्लेस करके, तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए 2r sin π/2 कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 3 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 4r/3π, जो हम लोगों ने डिस्क के लिए डिस्कस किया था, जो सेमी सर्कुलर थी। तो बच्चों नोटिस कीजिए इन दोनों को पढ़ने का क्या फायदा हुआ कि इन इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास ये वाला पार्ट इस तरह की फॉर्म में हो, 3/4 हो, 1/4 हो, हाफ हो, फुल हो, हम डायरेक्टली थीटा की वैल्यू प्लेस करके उससे आंसर्स निकाल सकते हैं। पर सर इसके लिए क्या हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बस ठीक है, इंफॉर्मेटिव है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस तरह के नहीं मिलने वाले, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस ये हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि हाँ ऐसे भी आंसर्स होते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ट्रंकेटेड बॉडीज। बच्चों ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनना। अभी ये अपने पास कोई डिस्क है, डिस्क का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्क बोल रहा हूँ तो यूनिफॉर्म शेप भी है। बच्चों आपसे पूछा जाए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप 100% बोलोगे सर सेंटर पे होगा, तो सर उसको मार्क कर देता है इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे। अब बच्चों मान लीजिए कि इस डिस्क में से अपने कोई छोटी सी डिस्क काट ली, उसी को कहते हैं ट्रंकेट करना, इसका मतलब छोटा सा पार्ट हटा देना। तो बच्चों अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट यहाँ से हटा दूंगा तो क्या इस पार्ट से, इस राइट साइड से मास थोड़ा सा कम हो गया, पर लेफ्ट साइड में मास उतना ही जैसा पहले था। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस वर्टिकल लाइन से, तो राइट साइड तो मास कम है और लेफ्ट साइड मास ज्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अब सेंटर पे नहीं रहेगा, हेवियर साइड शिफ्ट होगा। बिल्कुल सर, वो हेवियर साइड चल जाएगा जैसा आपने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे आ गया होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आ गया होगा। अब बच्चों ये यहाँ पर जो आया है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपने को यही ढूंढना है कि किसी भी बॉडी से अगर कोई पार्ट ट्रंकेट कर दें तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ या कुछ ही मान लूँ, वहां से वो कितना दूर आ गया, तो उसके लिए अपने को ट्रंकेटेड पार्ट का शेप देखना है, उसका क्या मास होगा, और जो ट्रंकेट कर दिया क्या इसी पार्ट को जो उसको हटाया उसको अपने यहाँ प्लेस कर दिया, इसके बारे में अपनी उसकी डिटेल देखनी है। तो अपने को यहाँ पर क्या ढूंढना है कि नया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बिल्कुल। तो बच्चों अब जैसा कि हम लोगों ने इस बॉडी को ट्रंकेट कर दिया है, तो ट्रंकेट करने के बाद अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, पर पहले हम लोग छोटा तरीका डिस्कस कर रहे हैं, या कह सकते हैं दोनों ही आसान है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा, पर पहले हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। नोटिस कीजिए बच्चों ओरिजिनल ये थी, है ना, ओरिजिनल थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो क्या हम लोग ओरिजिनल डिस्क के सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लेते हैं? मान लीजिए बच्चों याद कीजिए कि अगर सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया है तो सर ने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड में अगर कैलकुलेट करें तो m1r1 इक्वल टू m2r2 फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। कब? जब सेंटर ऑफ मास को आप कहां मान लो, ओरिजिन पे। तो बच्चों अब क्वेश्चन हमें बता गया है, इमेजिन कीजिए ये डिस्क अगर इसमें वापस से फिल कर दी जाए, ये डिस्क अगर इसमें वापस से फिल कर दी जाए तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल कहां होगा? सेंटर पे, बिल्कुल। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं? 0,0। और बच्चों हमको इसी सेंटर से कैलकुलेट करना है कि नया सेंटर ऑफ मास कितनी दूर जा चुका है, मतलब हमें इस ओरिजिन से इसकी लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों जो पोर्शन हम लोगों ने कट कर दिया, कट करने के बाद जो रिमेनिंग मास है उसको हम लोग नाम दे देते हैं m1। जो पोर्शन हमने कट करके बाहर निकाल दिया उसको हम लोग नाम दे देते हैं m2। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं m1 की बात करूं तो m1 क्या है? ऑब्जर्व कीजिए, m1 का मतलब है मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट दैट इज m1। वो कैसे निकलेगा? ओरिजिनल में से इसको कट कर दो तो बचा हुआ आंसर क्या आएगा? m1। हमें क्या यूज करना है बच्चों? m1r1 इक्वल टू m2r2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, m1r1 इक्वल टू m2r2। तो बच्चों r1 चाहिए, और r1 का मतलब देखिए क्या लिखा है? न्यू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों ओरिजिन हमने इसको माना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी सेंटर ऑफ मास की न्यू लोकेशन ये आ गई है, तो इसको हमको नाम दे देना है r1। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? m2 विच इज मास ऑफ कट पोर्शन। तो मास ऑफ कट पोर्शन बच्चों ये है, इसकी वैल्यू अपन ने कितनी है? m2, जो क्वेश्चन में अपने को निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और साथ में बच्चों इमेजिन कीजिए m1r1 इक्वल टू m2r2। r2 का मतलब क्या है? रीड करो पहले, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पोर्शन फ्रॉम ओरिजिन। दोबारा से पढ़ो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पोर्शन फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों सबसे ज्यादा गलती हमारी यही होती है, हम क्या निकाल रहे हैं? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका सेंटर ऑफ मास?
कट पोर्शन का। कहां से? ओरिजिन से। बच्चों ये रहा कट पोर्शन। थोड़ी देर के लिए बच्चों ओरिजिन को मैंने यहां मान लिया, यही डायग्राम एज इट इज हमने यहां पे ओरिजिन मानकर बना दिया है। तो बच्चों ये जो पोर्शन कट किया है इसका खुद का भी तो सेंटर ऑफ मास होगा। इमेजिन कीजिए जब ये डिस्क यहां पे थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहा होगा और ओरिजिन से इसकी कोई ना कोई डिस्टेंस रही होगी और उसको हमने क्या बोल दिया है? R2। तो बच्चों जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को तो इक्वेशन क्या लगाएंगे? m1r1 इक्वल टू m2r2, क्योंकि ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास को ही हमने ओरिजिन मान रखा है। तो m1 क्या है? जल्दी से पढ़िए, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। r1 क्या है? रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां से? ओरिजिन से। m2 क्या है? मास ऑफ कट पोर्शन। और r2 क्या है? जो कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। इसी को यूज करेंगे बच्चों और अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं जिससे ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल।